दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। देखिए दोस्तों, आज के दिन निफ्टी में 157 यानी 0.63% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। अब कल के दिन इसी परसेंट के साथ में निफ्टी ने प्लस में आके क्लोज किया था और उसकी वजह से हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल निफ्टी में मिल चुका है। अब इतनी गिरावट के साथ में आज के दिन निफ्टी ने क्लोज किया है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए दिमाग के अंदर कि क्या निफ्टी वापस से बैरिश हो चुका है, क्या सिचुएशन है। तो उसको चेक करते हैं और टेक्निकल्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो किस तरह से चार्ट को देखा जाता है। निफ्टी बैंक को देख सकते हैं, यहाँ पे 144 पॉइंट्स की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप भी नीचे आके बंद हो चुका है 0.5% के साथ में, स्मॉल कैप भी 1% की गिरावट को दे चुका है। मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स आज लाल में ही आके बंद हुए हैं और सेक्टर को भी देखें ना तो मैक्सिमम सेक्टर आज नीचे ही आके बंद हुए हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो मोस्टली इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे आके बंद होते हैं, चाहे वो फंड पोर्टफोलियो हो या फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो हो। सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, बाकी कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने। आईटी आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको नेम देखने को मिलेगा, 2% या 2.5% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले देखिए आप, जो टीसीएस है, देश की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एसेंचर है, दोनों कंपनीज के स्टॉक्स गिरे थे रिजल्ट के बाद में। रिजल्ट अच्छे नहीं लगे थे इन्वेस्टर्स को। विप्रो और इन्फोसिस ने ठीक परफॉर्म किया, बट उसके स्टॉक्स ने ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ी तेजी पकड़ी। परसिस्टेंट, कोफोर्ज आज क्रैश हुए, नंबर्स कल आए थे उनके, उसको भी चेक करते हैं। तो आईटी का जो सिस्टम है ना, अभी वीक है। आप देख सकते हैं आईटी में हर तरह से बेरिश मोड ही देखने को मिल रहा है और इसका डेटा मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ एफआईज का, कि एफआईज ने इस महीने आईटी से बहुत बड़ा पैसा निकाला है। एफआईज अभी काफ़ी बेरिश है आईटी कंपनीज को लेकर, 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा निकाला है पिछले कुछ 2-3 महीनों में। इन्वेस्ट जितना किया ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा भी यहाँ पे निकाल लिया है। सो रिवर्सल इसमें देखने को मिला है अगर मैं अमाउंट के हिसाब से देखूँ तो, और टेक्निकली भी यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो आईटी कंपनीज के नंबर्स थोड़े भी ख़राब आते हैं तो एफआईज की तरफ से काफ़ी बड़ी बिकवाली देखने को मिलती है। कोई भी सपोर्ट एफआईज की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। तो चेक करते हैं कंपनीज को। बाकी एक खबर मैं आपको देना चाहूँगा, सबसे बड़ी खबर अभी की, जिसमें इंडिया और यूके की ट्रेड डील हो चुकी है। अब ये डील कैसी है? ये दोस्तों फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जिसको पीएम मोदी साइन करके आ चुके हैं लंदन में, यूके में। अब इसमें हुआ क्या है, देखो इसमें होता क्या है, जब भी इस तरह के अग्रीमेंट होते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि जिस भी कंट्री के साथ में ये साइन होता है, वो कंट्री जो भी आपको एक्सपोर्ट करती है उसके ऊपर आप कुछ चार्ज उनसे नहीं करोगे, और आप उस कंट्री को जो भी एक्सपोर्ट करते हो वो कंट्री आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये। अब किन कंपनीज को फ़ायदा है? जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमसे चार्जेस नहीं लेगी यूके सरकार, तो हमको फ़ायदा है। और उन कंपनीज को नुकसान है जो कंपनी की कंपटीशन यूके की कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते में बेचने वाली है। इंडियन कंपनी को नुकसान है क्योंकि अब कस्टमर्स ऑब्वियस है उनके प्रोडक्ट्स को ले गए क्योंकि सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा है और कौन कौन से सेक्टर को इसका नुकसान है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कार के सेक्टर की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, जिसके स्टॉक्स के अंदर कल काफ़ी बड़े एक्शंस आप देख सकते हैं। हो सकता है नेगेटिवली एक्शन आपको देखने को मिल जाए क्योंकि इस डील के बाद में जो ब्रिटिश कार्स है ना वो सस्ती आएगी इंडिया के अंदर, और इंडियन जो गाड़ियाँ हैं उनकी बिक्री कम हो सकती है, डेंट पड़ सकता है उनकी सेल्स के ऊपर। तो ये एक रीज़न आप बोल सकते हैं कल के दिन ऑटोमोबाइल की कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी बड़े एक्शंस में हो सकते हैं। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं स्कॉच जिन के जो इम्पोर्ट हो गए ना वो भी अब सस्ते हो चुके हैं। तो अल्कोहल वाली जो कंपनीज होती है, शराब वाली जो भी कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉक्स के अंदर एक्शन में देखने को मिल सकता है। हो सकता है नेगेटिवली ये परफॉर्म कर जाए। अब देखो डिटेल में देख लो आप यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कैसा कुछ ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो चुका है इंडिया की तरफ से। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कार्स है, ठीक है, जो लार्ज इंजन वाली कार है, वो इंडिया में जो भी आएगी ना उसके ऊपर जो टैरिफ था वो कम हो चुका है, और कम होकर ओनली 30% ये रह चुका है। पहले साल में 10,000 यूनिट जो भी कार आएगी इंडिया में उसका टैरिफ हो चुका है कम, वो रिड्यूस होकर इंपोर्ट टैरिफ जिसको आप बोल सकते हैं वो 30% हो चुका है। ठीक है, साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड साइज जो कार्स हैं वो जो टैरिफ है ना वो 50% तक कम हो चुका है। 5,000 कार जो पहले साल में आने वाली है। ठीक है, इसके साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो शराब वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनके ऊपर भी डैंट पड़ सकता है क्योंकि पहले हम टैरिफ लेते थे 150% का, अब उसको घटा के हमने कर दिया 110% का, रिड्यूस कर दिया है। तो ये भी ख़राब न्यूज़ है अपनी जो भी इस तरह की कंपनीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि यूके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से सस्ते में इंडिया में मिलने वाले हैं, और इम्पोर्टेड जो ड्रिंक होती है उनकी रिक्वायरमेंट या जो डिमांड है वो काफ़ी हाई होती है, और वो सस्ते में थोड़ी सी मिलेगी। ज़्यादा कुछ सस्ता नहीं होगा लेकिन हाँ थोड़ा भी सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर सकती है।
अब देखिए दोस्तों, बातचीत करते हैं कौन कौन से सेक्टर को फायदा है। नुकसान वाले 3 सेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, अभी और भी हम देखते हैं कौन कौन से सेक्टर को नुकसान है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर को फायदा है, क्योंकि फायदा उन सेक्टर को होगा जो हम करेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि हमसे टैरिफ नहीं लेगा यूके, तो हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उनमें हमारा फायदा है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंपनीज होगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस न्यूज़ को देखने के बाद में कि कौन से स्टॉक सबसे ऊपर जाएंगे, कौन से स्टॉक सबसे गिरेंगे, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको सेक्टर बताऊंगा कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूके को। तो सबसे पहले नाम था टेक्सटाइल का, गारमेंट्स का, जो भी कपड़े होते हैं वो एक्सपोर्ट हम करते हैं। अब उसमें काफ़ी सारी कंपनीज हैं, वेल्सपन इंडिया है, मिल कंपनी है, केपीआर मिल आप बोल सकते हैं जिसको, और साथ में आप पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। बाकी और भी कंपनीज हैं, देखते हैं दोस्तों कल कैसा एक्शन देखने को मिलेगा। बाकी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो गुड न्यूज़ फॉर अस। इसके बाद में देखिए फार्मा, आईटी, केमिकल, ये तो आप जो भी कंट्री से ट्रेड डील अपन साइन करेंगे ना उसके साथ में आप काउंट कर लो इनको, क्योंकि ये तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं फार्मा के अंदर, तो अपना एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो फार्मा की जो दवाइयाँ हैं यूके में हम बेचेंगे तो यूएस में जाने की जो वे है ना वो बहुत सरल हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। आगे चलते हैं, ज्वेलरी, ये भी हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। जो नगीने होते हैं, हीरे होते हैं, जवाहरात होते हैं ना, ये भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज है जिनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, विच इज़ टाइटन, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है। तो यहाँ पे बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। आगे चलते हैं, आईटी, फार्मा, केमिकल, मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो आप काउंट कर ही लेना। हमारे एक्सपोर्ट के अंदर मैक्सिमम जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है ना, ये 3 सेक्टर में होता है। तो आईटी को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और साथ में हम बात करते हैं ऑटो कंपोनेंट वाली जो भी कंपनीज़ है। देखो, ऑटोमोबाइल कंपनीज़, गाड़ियों वाली कंपनीज़, उनमें नुकसान है, लेकिन ये जो पार्ट्स बेचते हैं ना अपन, उसमें फ़ायदा है, क्योंकि कार यूके में बने, इंडिया में बने, पार्ट्स तो उसमें लगेंगे। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए हमारी ड्यूटी कम होगी, तो पार्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से इसी पार्ट से गाड़ियाँ बन के आती है, वो अपन इम्पोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा है ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनीज़ को। साथ में हम केमिकल कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि वो भी हम यूके में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए नुकसान कहाँ पे होगा, किन किन सेक्टर्स में आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, स्टॉक्स के प्राइस में रिएक्शन नेगेटिवली देखने को मिल सकता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम परसेंटेज बेसिस में देख चुके हैं कितना इम्पोर्ट टैरिफ कब कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, वो सब चीज़ें। लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एफएमसीजी भी दोस्तों, वहाँ की काफ़ी सारी कंपनीज़ की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इंडिया में आती है। HUL, नेस्ले, ये तो प्रोडक्ट है ही। और अब ये मतलब आप बोल रहे हैं सफ़र कर सकते, सफ़र ऑलरेडी ये कर रहे हैं, आगे चल के और सफ़र कर सकते हैं, और प्रॉब्लम इनको हो सकती है। अभी आपने देखा नेस्ले क्रैश हुआ है, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स जो एफएमसीजी अंडर परफॉर्म करें, तो वहाँ के प्रोडक्ट और सस्ता आएंगे, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल वाली जो भी कंपनीज हैं उनके ऊपर डेंट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी कम हो चुकी है। अब ये लिमिटेड गाड़ियों के लिए है, स्टिल इम्पैक्ट हो सकता है, हम थोड़ा सा देख पाए। इसके साथ में ये शराब वाली जो भी कंपनीज होती हैं, अल्कोहल वाली जो भी कंपनीज होती हैं, माल्ट बेस्ड ड्रिंक वाली जो भी कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, वो मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ लेना बेचना ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। बाकी देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं जिसमें आपने देखा कि सपोर्ट यहाँ पे था, तो एक बार निफ्टी नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस से इसी लाइन के नीचे आ चुका है, तो आपको फिर पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। आपको पैटर्न दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह से पैटर्न हम देख सकते हैं, और अभी जो पैटर्न है वो किस वे में चल रहा है, किस फॉर्म में चल रहा है, उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हम इस पैटर्न को इस तरह से भी देख सकते थे, लेकिन हम इस पैटर्न को इस तरह से भी देख सकते थे, ये साइडवेज ही तो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस पैटर्न को थोड़ा सा साइडवेज तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे स्टॉक, जैसे अगर निफ्टी यहाँ पे पहुँच गया तो ये अगला सपोर्ट है, लेकिन जो रेसिस्टेंस की बात करें ना, तो ये पॉइंट अभी रेसिस्टेंस बनते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 टाइम, बहुत ही कम टाइम है, मतलब 10-12 ट्रेड सेशन यहाँ पे है, उसमें से 6 बार इसी प्राइस पॉइंट पर, प्राइस यहाँ पे है नहीं क्योंकि कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, इसी कैंडल के हाई पर हम बोल सकते हैं निफ्टी ने रेसिस्टेंस लिया है। तो अब निफ्टी का रेसिस्टेंस ये है, और सपोर्ट की बात करें तो आप काइंड ऑफ इसको सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो निफ्टी अब इस साइडवेज चैनल में परफॉर्म कर रहा है, तो अभी नीचे का स्कोप तो है थोड़ा सा, बाकी कल देखते हैं कि ये जो ट्रेड डील हुई है इस अग्रीमेंट से कौन कौन खुश होता है, इन्वेस्टर्स कितने खुश होते हैं और कितने निराश होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स भारी मात्रा में क्रैश हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा IEX का।
30% का क्रैश है सीधा। 52 रुपीज़ के साथ में स्टॉक नीचे फिसल के बंद हो चुका है। और यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो अब कंपनी का मार्केट कैप घट के ओनली 11,000 करोड़ का हो चुका है। वैल्यूएशन एक टाइम पर अबव 50 हुआ करते थे, 28-30 के आसपास। डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है लेकिन कोई इसको पूछ नहीं रहा है क्योंकि ग्रोथ इसमें अब आएगी नहीं। न्यूज़ दोस्तों कुछ नई नहीं है, न्यूज़ वही है जो इन्वेस्टर्स को पता थी कि जो कपलिंग है ना, मार्केट कपलिंग, वो हो जाएगी। यहाँ पे 28% के साथ में क्रैश देखने को मिला है क्योंकि अप्रूवल हो चुका है ये पावर कपलिंग, ठीक है। और ये आप देख पाओगे आगे चल के। ये कब से होगा दोस्तों? ये होगा जनवरी 2026 से। तो रिएक्शन पहले से ही कंपनी के स्टॉक में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, डेट मेंशन कर रखी है, जनवरी 2026 से ये कपलिंग अप्रूव के बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगी। अप्रूव तभी हो चुकी है। और इसका मतलब दोस्तों ये है, कपलिंग का मतलब यह है कि IEX के पास में पहले क्या था, एक एडवांटेज था। IEX का जो प्राइस था, मतलब इतने सारे एक्सचेंज है, जैसे ये एक एक्सचेंज है, ये एक एक्सचेंज है जहाँ पे बिजली की ट्रेडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है, उसकी जो यूनिट होती है ना वो ट्रेड होती है। तो यहाँ पे प्राइस आ रहा है मान लो 20 रुपीज़ का। काफ़ी सारे मतलब सेगमेंट होते हैं, ऑप्शन होते हैं, मैं एक ही सेगमेंट की बात करता हूँ। 20 रुपीज़ का आ रहा है। यहाँ पे प्राइस आ गया 25 रुपीज़ का और यहाँ पे प्राइस आ गया 22 रुपीज़ का। ये IEX है। जैसे आपका जीरोदा है, ग्रो है, एंजल है, इस तरह से आप मान लो। चलो ठीक है, एक्सचेंज, चलो ये तो ब्रोकिंग है। एक्सचेंज मान लो आप कि आपका NSE है, आपका ये BSE है और ये आपका CSE है, ठीक है, ऐसे करके मान लो। तो क्या होता था कि ये जो प्राइस है ना, इसको सही माना जाता था कि ये जो IEX प्राइस बताएगा ना वही फाइनल प्राइस है। अब क्या होगा, अब ये कपल हो जाएगा सब जगह, मतलब कपलिंग हो जाएगी। तो ये जो प्राइस है ना ये सेम आएगा, हर एक एक्सचेंज पर सेम प्राइस रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें IEX की जो मोनोपोली थी वो कम हो जाएगी या घट जाएगी या खत्म हो जाएगी मान लो। फिर लोग है ना IEX पर ही ट्रेड नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे भी ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे भी ट्रेडिंग होगी। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी क्योंकि इसको ज़्यादा सही मान रहे थे। तो ये होने के बाद में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी दोस्तों कंपनी ने तो बोला था कि मार्केट कपलिंग अलोन, सिर्फ मार्केट कंपनी कपलिंग ही कंपनी के ऊपर दिक्कतें नहीं डाल सकती, पावर इंडस्ट्री के ऊपर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं ला सकती। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, इन्वेस्टर को जैसी न्यूज़ मिलती है 9:12 के आसपास क्रैश होता है स्टॉक। और देखो ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील देखने को मिली है। 150 रुपीज़ पर किसी पार्टी ने बेचा 60 करोड़ रुपीज़ के स्टॉक्स, 4000 स्टॉक्स, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं एक और ब्लॉक डील हो गई 10:46 पे 100 करोड़ की, ठीक है, ये हो गई 10:46 पे। फिर किसी ने माल बेच दिया 3:06 पर, ये तो 245 करोड़ की हो गई 131 पे, मतलब 150 पे भी बेचा, 131 पे भी बेचा, मतलब बेचते जा रहे हैं। और नंबर्स आए इसके आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 5 बजे। देखते हैं दोस्तों कल क्या इम्पैक्ट होता है, नंबर्स इसके आए तो है। और साथ में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बोला है कि हम देखेंगे, प्लान करेंगे, डिटेल इम्पैक्ट स्टडी करेंगे, जो भी नए प्राइसिंग के रूल्स आ चुके हैं उसका हमारे ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा, उसके बाद में गाइडेंस हम आपको देंगे। सो नंबर्स कैसे उसको देख लेते हैं। पैट इसका जंप कर चुका है 25% के साथ में, रेवेन्यू बढ़ चुका है 19% के साथ में। कपलिंग होने के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा डेंट होगा, हो सकता है 2-5% के साथ में पैट और ये रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। बल्कि कंपनी खर्चा तो उतना ही करी है लेकिन प्रॉफिट कम आएगा, तो ठीक है, डेंट सीरियस इसको पड़ेगा। और ये सब चीज़ें दोस्तों पता था मार्केट को, आज नहीं तो कल ऐसा होना है। तो स्टॉक एक टाइम पर इसी वजह से यहाँ पे आ गया था, अभी वापस से स्टॉक यही जाने की कोशिश में है। इन्वेस्टर्स इसको बेचते जा रहे हैं, एलसीज में लग चुका है। यहाँ से दोस्तों सीखने को ये मिलेगा कि हमको कंपनी को ट्रैक करते रहना चाहिए। जब भी कोई भी डेवलपमेंट देखने को मिले, यानी कोई भी चेंजेस देखने को मिले प्लस में नेगेटिव में, वो आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशंस को प्लान करना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। आपको कंपनी को एग्जामिन करना चाहिए, कंपनी को ट्रैक आपको करके रहना चाहिए। साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितनी रिस्की कंपनी है उसमें कम पैसे लगाते हैं, जो कम रिस्की कंपनीज होती है उसमें अच्छे पैसे लगाते हैं। अब देखिए परसिस्टेंस सिस्टम, इसका सिस्टम आज हैंग हो गया, 8% के साथ में स्टॉक गिर चुका है। 430 रुपीज़ का फॉल आप इसमें देख सकते हैं। इसकी ओपनिंग थी खराब, बट उससे भी ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई। अगेन दोस्तों 57 का PE काफ़ी एक्सपेंसिव है, अब इसको बहुत ज़्यादा रडार पर रखे गए। एक्सपेंसिव चीज़ है, IT कंपनीज में वैसे भी FIs के पैसे निकल रहे हैं, तो एक्सपेंसिव में से बहुत ज़्यादा पैसे निकल सकते हैं, डेंट पड़ सकता है। देखो नंबर्स कैसे आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आप देख सकते हो कोफोर्ज का भी स्टॉक फिसल गया 9% के साथ में। तो दोनों कंपनीज चैंपियन कंपनीज थी IT सेक्टर के अंदर, अभी भी है वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो, लेकिन हाँ इस नंबर्स के बाद में स्टॉक्स काफ़ी फिसल गए। देखो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कोफोर्ज में 8% की ग्रोथ मिली कांस्टेंट करेंसी के अंदर, ठीक है, वो हायर देन एक्सपेक्टेड था, ये देख सकते हैं।
परसिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है लोअर देन एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो परसिस्टेंट के नंबर इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, मैं खराब भी नहीं बोलूँगा, बहुत खराब नहीं थे, लेकिन ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसका इम्पैक्ट डाल रही हैं। कोफोर्ज की बात करते हैं, मार्जिन 13.2 थे और ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे या कम थे उसको यहाँ पे मेंशन कर रखा नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। फुल ईयर की गाइडेंस अब देखते हैं, 14% की थी। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये एक्सपेक्टेशन से नीचे थे। एबिट मार्जिन जो 12.7 आया था वो नीचे था। साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, यानी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी कम हुआ है और एक्सपेक्टेशन से भी नीचे है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं नेगेटिव फ्री कैश फ्लो अब इनका पहुंच चुका है, क्योंकि इन्होंने जो भी पैसे इनके पास में थे उससे कर दिया है कैपेक्स, यानी खर्चे कर दिए कंपनी की भलाई के लिए। क्या किया, कंपनी ने बाय की थी सिग्निटी, कंपनी को बाय किया और भी काफ़ी सारे खर्चे किए हैं। तो स्पेंड किया $85 मिलियन का कैपेक्स और 62 मिलियन यूज़ किए हैं सेटअप करने के लिए एआई डेटा सेंटर। अब ये फ्यूचर के लिए अच्छी बात है, लेकिन हाँ कंपनी को अभी मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं लगे मार्केट को, तो इसको तोड़ दिया। अब ये जो इसका कदम है ना, इसके बिजनेस को एसेट हैवी बना देता है एसेट लाइट से। ये जो भी बिजनेस होते हैं ना उसको एसेट लाइट मॉडल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कुछ बना नहीं रही, कंपनी की फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, कंपनी जस्ट अपने स्किल्स पे, यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स पे काम कर रही है। तो एसेट लाइट मॉडल है, लेकिन जब इतनी पैसे इसको यूज़ करने पड़ेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसको हैवी एसेट मॉडल बोला जाएगा। तो ठीक है, एकदम से देखो मॉडल बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला जा चुका है ऐसा। मेरे हिसाब से अभी भी ये एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि कैपेक्स कंपनी को करना पड़ता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना, परसिस्टेंस सिस्टम को भी तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे वेजेस हाइक की है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी है। साथ में डील जो जीती इन्होंने वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, वो अभी भी $520 मिलियन के आसपास ही, मतलब $517 मिलियन की थी पिछले क्वार्टर में, अभी 520 की है, यानी कुछ खास डील जीती नहीं है। तो खर्चे कंपनी पूरा कर रही है, लेकिन कंपनी को वैसा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो मार्केट इससे नाखुश है। अब खर्चे कर रही कंपनी को फ़ायदा मिलेगा तो मार्केट इसमें खुश भी होगा, लेकिन अभी मार्केट इसमें नाखुश है। कोफोर्ज आप देख सकते हैं 9% के साथ में क्रैश हुआ था, इसकी भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। सो दोनों कंपनी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। देखो नंबर्स अच्छे नहीं लगे, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन एक्शन बन भी रहा था। आईटी का डेटा हमने देखा, एफआईएस ने काफ़ी बेचा, नंबर इतने बुरे नहीं थे, लेकिन हाँ स्टॉक ने काफ़ी बड़ी पिटाई यहाँ पे दिखाई है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लेट्स सी कि आगे क्या होगा। ये कोफोर्ज का चार्ट है, कोफोर्ज ने भी यहाँ पे रेसिस्टेंस के पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और इसमें भी सपोर्ट आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है सपोर्ट पे पहुंचती है तो काफ़ी गिरना पड़ेगा कंपनी के स्टॉक को। देखते हैं दोस्तों आगे चल के एफआई का रुख क्या होता है इन कंपनीज को लेकर और बाकी कंपनीज किस तरह से परफॉर्म करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कल का दिन देखना, क्योंकि यूके के साथ में डील हुई है तो आईटी कंपनीज को भी छोटा मोटा बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो देखते हैं स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस पे आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।